नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं सृष्टि शर्मा और जी हां, आज मार्केट्स में गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ऊपरी स्तरों से प्रेशर है और आज आप देखें तो आईटी और फार्मा और साथ ही साथ जो तमाम काउंटर्स ऑटो पैक से है उन पे भी दबाव दिख रहा है और एक खेमा जो अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स का है वहां पर ही सबसे ज्यादा जोश है, जहां पर हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है और साथ ही साथ सेबी की तरफ से भी जो पूरे अपडेट्स आए हैं उसके चलते स्टॉक में जबरदस्त तेजी है। पर चलिए अब मार्केट्स पे राय समझते हैं और आपको एक एक करके बताएंगे कि मिड कैप इंडेक्स में क्या कुछ एक्शन हो रहा है। पर आइए स्वागत करते हैं ग्लोबल कैपिटल के गौरव शर्मा का। गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है इटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले तो मार्केट्स पे ही अपना व्यू दीजिए। आज गिरावट के साथ कारोबार 25,300 को हमने तोड़ा है और निफ्टी बैंक भी कमजोर है, पर क्या यहाँ से कमजोरी और गहरा सकती है? हेलो सृष्टि, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। निफ्टी के अंदर आज पिछले कई सत्रों के बाद प्रॉफिट टेकिंग का दौर चल रहा है। बाजार अभी भी डेज लो पे ट्रेड कर रहा है एज वी स्पीक, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि लग रहा है 25,270 25,270 का सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच होता है तो फर्दर ये डिक्लाइन इंटेंसिफाई करेगा टुवर्ड्स 25,150 एंड देयर आफ्टर 25,50 लेवल्स। तो ये तो हुई निफ्टी इंडेक्स के लेवल्स। आज के दिन के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमें बैंकेक्स के अंदर भी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी लगभग 0.6% डाउन, डेज के लो पे ही ये भी ट्रेड कर रहा है और यहाँ से फर्दर गिरावट 55,200 तक मुझे आगे एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। हैविंग सेड दैट, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है दैट पीएसयू बैंक्स बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं बैंकेक्स से। बैंक निफ्टी जहाँ की गिरावट है, पीएसयू बैंक्स के अंदर आज भी उछाल है और एक पॉजिटिविटी बरकरार है वहां पे। तो ये एक अच्छी चीज है। और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी है दैट मार्केट ब्रेड आज भी स्ट्रांग है, ये 125 पॉइंट निफ्टी के गिरावट के बावजूद भी। तो संकेत मिक्स हैं। एक क्लियर कट सेल ऑफ हो सकता है, आज ना आए, मंडे तक एक बार वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। अभी भी मैं 270 के सपोर्ट के नीचे ही फर्दर कोई शॉर्ट्स इंडेक्स के अंदर प्लान करूंगा। राइट, तो थोड़ी सी गिरावट और गहरा सकती है। पर गौरव जी, आपसे क्विकली समझना चाहेंगे कि आज आपकी कॉल्स कहाँ पर हैं? यस, जैसे मैंने बोला कि बैंकेक्स मेरे को ठीक लग रहा है, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपना पहला शेयर जो चुना है वो पीएसयू बैंकिंग पैक से ही चुना है। पिछले कुछ सप्ताह से लगातार हम बाइंग देख रहे हैं इसके अंदर। जो भी इंटरमीडिएट डिप्स आए हैं वो भी बाय हुए हैं पीएसयू बैंक्स के अंदर। तो आज जो मैं स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। 120-21 के अराउंड ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। 118 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लगा के हम 128-30 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। साथ ही साथ में एक और स्टॉक जो मैंने चुना है वो काइंड ऑफ अ डिफेंसिव पैक है, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। ये शेयर को चुनने के पीछे मेरा मेन रीजन था दैट जिस सेगमेंट में ये पर्टिकुलर कंपनी ऑपरेट करती है, पैथ लैब बिजनेस, ये बाजार के यूजुअल उतार चढ़ाव से अलग सेगमेंट है, इन इलास्टिक डिमांड है इसकी। साथ ही साथ में इसके जो चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट क्लियरली दिखाई दे रहा है। आज के सत्र में भी बाइंग 2% से ऊपर का बाइंग इंटरेस्ट है और वो भी वॉल्यूम बैक बाइंग है। देयरफॉर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। करंट लेवल जो कि 3356 का है, बाय की सलाह है इस स्टॉक के ऊपर। स्टॉप लॉस भी कोई खास लंबा नहीं है, 2-3% का ही है केवल। 3300 रुपए का स्टॉप लगा के 3500 और उसके ऊपर के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ही। ऑलराइट, तो 2 कॉल्स आती हुई गौरव की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आज। गौरव, आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की। पर चलिए अब आगे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब प्राइमरी मार्केट का रुख करते हैं, क्योंकि 2 आईपीओस खुलने वाले हैं। सोमवार से गणेश कंज्यूमर्स और एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के 2 नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं। क्या करती हैं दोनों कंपनियां और आईपीओ से जुटाई रकम का कैसे करेंगी वो इस्तेमाल, इस पर दोनों कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत की इटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगत ने। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ आज जो कंपनी जुड़ी हैं वो है गणेश कंज्यूमर, जो कि ईस्ट इंडिया बेस्ड एफएमसीजी कंपनी है। वीट और वीट डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट्स बेचती हैं। और मेरे साथ जो जुड़े हैं वो मनीष मेवानी हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के।
कंपनी का आईपीओ जो है 22 को खुल रहा है और 24 को बंद हो रहा है। 306 से 322 का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू 130 का है और ओएफएस जो है 279 का है। तो लगभग 409 करोड़ का आईपीओ है ये। और मेरे साथ जो जुड़े हैं मनीष जी ये बताइए कि आप ईस्ट इंडिया बेस्ड एफएमसीजी कंपनी है, आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल कैसा है और क्या क्या एसकेयूज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो आप उस एरिया में बेचते हैं? नमस्कार पीपल जी, हम गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कलकत्ता बेस्ड हेडक्वार्टर्ड कंपनी है और आइन और सेल्स पूरे ईस्ट इंडिया में करती है। जो प्रोडक्ट बास्केट है दैट कंप्राइजेज ऑफ wheat derivatives like whole wheat atta, maida, suji, dalia, and gram derivatives like gram flour and roasted gram flour. Overall, more than 40 categories and more than 200 SKUs का total basket size है. As of now, other than West Bengal, हम झारखंड और उड़ीसा में भी हैं और मूविंग फॉरवर्ड इस फाइनेंशियल ईयर में बिहार और नॉर्थ ईस्ट में भी हम लॉन्च होने जा रहे हैं। आप 130 करोड़ रेज कर रहे हैं प्राइमरी इश्यूएंस में, इसका उपयोग कहाँ करने वाले हैं? टोटल प्राइमरी प्रोसीड्स 130 करोड़ का है। 45 करोड़ का एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा प्रोडक्शन यूनिट का, जो कि बंगाल में बैठेगा। करीब 60 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल का रीपेमेंट होगा लोन का और करीब 30 करोड़ रुपया जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस के अकाउंट में है। ये बताइए कि आप वीट और वीट डेरिवेटिव्स में हैं, इसके अलावा आप क्या अलग अदर प्रोडक्ट्स में भी घुसने वाले हैं? क्योंकि ये तो एक छोटा सा सीमित है, एफएमसीजी तो बहुत बड़ी कैटेगरी है। तो वीट डेरिवेटिव्स तो छोटा सा कैटेगरी है, इसके अंदर ही ग्रोथ उसमें हो रहा है, बट एक्सपेंशन के लिए आप और भी नए प्रोडक्ट्स और नए एग्री प्रोडक्ट्स कैटेगरी में घुस रहे हैं। तो अगर आप टोटल प्रोडक्ट साइज की बात करें तो ये इटसेल्फ में मार्केट छोटा नहीं है। पैन इंडिया मार्केट पैकेज्ड और लूज्ड कंज्यूमर स्टेपल्स का 2 लाख करोड़ का मार्केट है। ईस्टर्न इंडिया अलोन सिर्फ पैकेज्ड कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करें तो वो करीब 6000 करोड़ का मार्केट है। मार्केट साइज इज वेरी बिग, अपॉर्चुनिटी इज वेरी बिग इन ईस्टर्न इंडिया अलोन। हम बास्केट साइज की अगर बात करते हैं तो हम सिर्फ वीट डेरिवेटिव्स और ग्राम डेरिवेटिव्स में नहीं है, हम पाउडर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, सारे पूरी कैटेगरी कंज्यूमर स्टेपल्स पूरी कैटेगरी में हम हैं। इसके अलावा हमने स्पाइसेस भी लॉन्च किया है 18 मंथ्स बैक और स्पाइसेस में हम होल सीटीसी चिली, क्यूमिन, टर्मरिक और ब्लेंडेड स्पाइसेस, जो कि ईस्टर्न इंडिया को ध्यान में रखते हुए इस पूरे स्पाइसेस मार्केट का भी साइज करीब 6000 करोड़ का है ईस्टर्न इंडिया का। तो ओवरऑल जिस कैटेगरीज में हम ऑपरेट कर रहे हैं वो कैटेगरी करीब 12000 करोड़ है ईस्टर्न इंडिया में, जो एक्सेल में बहुत बड़ी कैटेगरी है। और हम ज्योग्राफी वाइज पहले ईस्टर्न इंडिया में अपने आप को कंसोलिडेट करके ईस्टर्न इंडिया में वी विल लाइक टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फूड कैटेगरी कंपनी, और तब हम मल्टी रीजनल और पैन इंडिया होना चाहेंगे। हम इसमें एक बात आपको और बताना चाहेंगे, एज ऑफ टुडे wheat derivatives में we are occupying number 1 position in Eastern India, और gram derivatives में we are occupying number 2 position in Eastern India, and Eastern India itself is 33% population of the overall Indian population। तो मार्केट साइज अगर आप देखें ज्योग्राफी वाइज भी बहुत बड़ा है और कैटेगरी वाइज और बास्केट साइज जहाँ पर हम ऑपरेट करते हैं वो भी बहुत बड़ा है। ये बताइए आपके मार्जिन जो हैं लगभग 8.6% के आसपास हैं। ये मार्जिन जो हैं ये एफएमसीजी कंपनीज के इससे थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं अपने मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए? हम बीइंग अ कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनी, हम नॉर्मल अगर हमारे पीयर्स और कलीग्स को अगर आप देखेंगे, हम ऑलरेडी एबिटा मार्जिन में 8.6 है, जो कि मूविंग फॉरवर्ड और आगे जाएगा और बढ़ेगा। और पेट परसेंटेज अगर आप देखें तो हम 4% से ज़्यादा का पेट परसेंटेज है कंपनी का लास्ट ईयर का 24-25 था। तो ये दोनों फाइनेंशियल बैरोमीटर इज बेटर देन द अदर पीयर्स एंड कलीग्स इन द इंडस्ट्री।
लास्ट 3 साल में हमने 18% का करीब कैगर का ग्रोथ किया है और फोरकास्टेड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड इज करीब 16%। तो पुराने हिस्टोरिकल फिगर्स को देखते हुए और फोरकास्टेड फिगर्स ऑफ इंडस्ट्री को देखते हुए हम आगे भी ग्रोथ बरकरार रखेंगे और फाइनेंशियल बैरोमीटर्स को और आगे बढ़ाएंगे। ये बताइए कि आपने ब्रीफली बताया कि आप कंसोलिडेट करेंगे पहला और फिर उसके बाद दूसरे रीजन में जाएंगे। क्या आप ये इसका टाइमलाइन कुछ है कि आप कब तक वो दूसरा रीजन देखेंगे, क्योंकि आप अभी ईस्टर्न इंडिया में तो नंबर 1 है वीट डेरिवेटिव्स में, तो क्या ये कंसोलिडेशन फेज जो आप बोल रहे हैं वो कितना देर तक रहेगा? हम खुद जल्द से जल्द जाना चाहेंगे। समय के हिसाब से अगले कुछ सालों में पहले हम ईस्टर्न इंडिया जो एक बहुत बड़ा मार्केट है और जो हमारी बास्केट साइज है वो इटसेल्फ में बहुत बड़ी है, ये दोनों का लाभ उठाते हुए पहले हम अपने आप को ईस्टर्न इंडिया में कंसोलिडेट करना चाहेंगे और मूविंग फॉरवर्ड फिर हम मल्टी रीजनल मेट्रो सिटीज में जाना चाहेंगे, उसके बाद में पैन इंडिया चाहेंगे। इस कैटेगरी में जिसमें सेल्फ लाइफ का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और लोकल टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, ये दोनों को देखते हुए हम रैपिड स्केल में बढ़ना नहीं चाहेंगे। हम पहले एक रीजन में जाके अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहेंगे, अपने आप को उस मार्केट का लीडर बनाना चाहेंगे और उसके बाद में हम फिर पैन इंडिया ग्रोथ करना चाहेंगे। जी मनीष जी, आज आपसे बात किया हमने, अच्छा लगा और आप ईटी नाउ स्वदेश में आए। आपका आईपीओ जो है 22 को खुल रहा है, 24 को बंद हो रहा है। 306 से 322 का प्राइस बैंड है और 409 करोड़ का टोटल आईपीओ है। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल और मेरे साथ आज जो कंपनी जुड़ी है वो है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। ये कंपनी पावर ट्रांसफार्मर्स बनाती है और ये पावर सेक्टर में एक लीडिंग और इमर्जिंग कंपनी है। इनका जो आईपीओ है 22 सितंबर को खुलेगा और 24 को बंद होगा। 718 से 754 का प्राइस बैंड है। 400 करोड़ का फ्रेश इशू है और लगभग 287 करोड़ का इनका ओएफएस है। सो टोटल में लगभग 687 करोड़ का इशू है ये और इनकी जो मार्केट वैल्यू है लगभग 5,800 करोड़ के आसपास है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। और आज जो मेरे साथ जुड़े हैं वो मिस्टर नीरल पटेल हैं जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अक्षय माथुर हैं जो कि सीईओ हैं। जेंटलमैन, धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए और आईपीओ सेंट्रल में आने के लिए। नीरल जी, पहला सवाल आपसे, कंपनी के बारे में बताइए, क्या करती है, किस सेगमेंट में है और आपका रेवेन्यू मॉडल कैसा है? गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, कंपनी का नाम अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स है और हम पावर ट्रांसफार्मर बिजनेस में है। काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1988 से एस्टैब्लिश्ड है। धीरे धीरे करके हमने ट्रांसफार्मर का टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी किया है। हम अभी 220 kV तक ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं जो ज़्यादातर स्टेट ट्रांसमिशन कंपनीज लेती है। जो ट्रांसफार्मर्स हम बनाते हैं वो पावर ट्रांसमिशन में यूज होते हैं, पावर जनरेशन के साइड यूज होते हैं और पावर कंजम्पशन के साइड भी यूज होते हैं। रिसेंट टाइम्स में हमने हमारा कैपेसिटी भी बढ़ाया है। करीब 16,000 MVA तक हम थे लास्ट ईयर। ये साल हमने हमारा सिग्निफिकेंट कैपेसिटी बढ़ाया है, दैट इज क्लोज टू 63,000 MVA। ऑलमोस्ट 4 times कैपेसिटी बढ़ा है। ये जो कैपेसिटी बढ़ा है वो हमारा टेक्नोलॉजी भी उसके साथ हम बढ़ाएंगे। हम 400 kV क्लास में जाएंगे, 765 kV क्लास में जाएंगे। जो पावर ट्रांसफार्मर्स हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जिसका जो कंपनी का नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनसे डील करेंगे और वो मार्केट भी हम टैप करेंगे। ये बताइए कि इस बिज़नेस में मार्जिन्स कैसे हैं आपके, क्योंकि आपके मार्जिन जो हैं लगभग 16% के थे FY25 में, क्या यहाँ से ऊपर जा सकते हैं? सर, मार्जिन जैसे हम हायर केवी रेटिंग में जाते हैं तो मार्जिन थोड़ा बेटर होते हैं, बट एटलीस्ट हम लोग इस बात पे श्योर है कि जो है वो मार्जिन सब रख पाएंगे। ज़्यादा इसमें कंपटीशन कम है हायर रेटिंग्स। और आपका क्लाइंटेल किस तरह का है? क्योंकि आप पावर ट्रांसमिशन में हैं और आपने बताया कि पावर ग्रिड भी एक बड़ा आपका कस्टमर है यहाँ पर, तो ये कितना प्रतिशत आपका जो रेवेन्यू है
और ऑर्डर बुक जो है वो स्टेट यूटिलिटी से आता है या सेंट्रल यूटिलिटी से आता है, और कितना प्राइवेट सेक्टर से आता है? करीब 70% के करीब स्टेट यूटिलिटी या सेंट्रल यूटिलिटी से आता है, और 30% आईपीपी या जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करते हैं उनसे आता है। नीरल जी, ये भी बताइए कि अभी हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में ग्रीन एनर्जी काफ़ी चला है, उसके लिए काफ़ी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है, ऑफ टेक करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो ग्रीन एनर्जी का जो पोर्शन है आपका रेवेन्यू में वो कितना है, और जो ऑर्डर बुक आपका जो लगभग 1600 करोड़ का है उसमें कितना है ग्रीन एनर्जी? सर फिलहाल ये डिमांड बहुत है ग्रीन एनर्जी में। ये डिमांड एक्चुअली ट्रांसलेट इसलिए होता है कि हमारा नेशन का पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और वो दिन ब दिन बढ़ने ही वाला है। विथ ईवीज कमिंग, ईवी आ रही है, रेलवेज में डिमांड आ रहा है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके लिए डिमांड आ रहा है। इंडिया अभी अपने आप को इलेक्ट्रीफाई कर रहा है सर। सो ये डिमांड हमेशा रहेगा। ये डिमांड को ऑफसेट करने के लिए हम पावर भी जनरेट कर रहे हैं। जो हिस्टोरिकली हम मेगावाट्स में करते थे, आज हम गीगावाट्स में कर रहे हैं, और काफी अग्रेसिव तरीके से ये पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट हमारे देश में चल रहा है। ये मेजॉरिटी जो पावर, रिन्यूएबल पावर जनरेट जो हो रहा है वो सोलार में हो रहा है। और हमने अब एक काफी समय पहले 2022 में ही हमने एक इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर जो कि एक प्रोडक्ट है जो सोलार साइड पे लगते हैं, हमने वो डेवलप किया था। और वो जस्ट थोड़ा आगे चल के, थोड़ा 5 साल का विजन लेके हमने पहले ही डेवलप करके रखा था, जिसका काफी सारा डिमांड है। करीब 10% हमारा ऑर्डर बुक गाइड करता है आईडीडी ट्रांसफार्मर्स के थ्रू। ये पावर जो जनरेट होता है सोलर साइट पे, उसको ट्रांसफर करने के लिए एंड कंज्यूमर तक, जो अगर 1 मेगावाट जनरेट होता है तो करीब 7 मेगावाट के ट्रांसफार्मर्स लगते हैं टू स्टेप इट अप एंड देन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स टू सो दैट जो कंजम्पशन होता है इन यूजर के साइड वो हो पाए एफिशिएंटली। सो सोलर जनरेटिंग साइट पे हम इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स देते हैं, इंट्रीम ट्रांसफार्मर्स देते हैं, फाइनल पूलिंग ट्रांसफार्मर्स जो कहते हैं, जो फाइनल ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं, वो भी देते हैं। आपने कहा कि आपकी कैपेसिटी आपने लगभग 4 गुना बढ़ा दी है। नई कैपेसिटी जो आई है वरोध में भी आई है जो, और बेंगलोर में आई है, क्योंकि आज तक गुजरात में सबसे ज़्यादा आपका कैपेसिटी रन कर रहा था। तो आपकी विजिबिलिटी कैसी है इस सेक्टर में, क्योंकि आपने 16,000 से लगभग 63,000 आप लेके गए हैं कैपेसिटी को, तो विजिबिलिटी किस तरह की है आपकी ऑर्डर बुक की? सर डिमांड काफी है, और ये डिमांड रहेगा अगले 5 से 7 साल तक, वैसा हमें लग रहा है। और हम जैसे ही नया कस्टमर हमारे किटी में ऐड करने वाले हैं, क्योंकि हम जो बड़े ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं 400 और 765 के, उसमें आज फिलहाल हमारे देश में शॉर्टेज है मैन्युफैक्चरर्स का, और इसी शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए हमने कैपेसिटीज बढ़ाई है। वो जो डिमांड है वो अच्छा विजिबिलिटी के साथ आती है और लॉन्ग टर्म डिमांड होती है। सो दैट ये कंपनी को बहुत फायदेमंद रहेगी जब हम पीजीसीएल से डील करना शुरू करेंगे। माथुर जी, ये बताइए कि आप काफ़ी स्टेट यूटिलिटी से डील करते हैं, आपका रिसीवेबल कैसा है वहाँ पर, और नॉर्मली कितना रिसीवेबल डेज होता है आपका? सर करीब 90 से 110 दिन का रिसीवेबल होता है। ये रिसीवेबल इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो बड़े हैं साइज में, हेवी वेट ट्रांसफार्मर्स होते हैं। इनको ट्रांसपोर्ट करने में भी काफी टाइम लगता है, सिंस हम पैन इंडिया बेसिस पे सप्लाई करते हैं ऑल द वे टिल जम्मू एंड कश्मीर, टिल तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। ये ट्रांसफार्मर्स करीब 30 से 35 दिन का ट्रांसपोर्टेशन टाइम रहता है। ये हमारे रिसीवेबल साइकिल में ऐड होता है। ज्यादातर सर स्टेट ट्रांसमिशन कंपनीज जो हमारे देश की हैं वो इवॉल्व हो चुकी हैं, प्रोफेशनलाइज हो चुकी हैं। पेमेंट्स के टाइम पे भी काफी एफिशिएंट है। ज्यादा रिसीवेबल साइकिल पे तकलीफ नहीं है, और वो हमारे नंबर्स में भी दिखेगा, माथुर जी, हिस्टोरिक नंबर्स में भी दिखेगा। आखिरी सवाल आपसे, नीरल जी ने तो वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया,
बट अगर आप इस सेक्टर का देखें तो इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ की उम्मीद है, क्योंकि जो टारगेट हमने सेट किए हैं रिन्यूएबल के लिए, अगर हम देखें तो 500 गीगावाट का किया है 2030 के लिए। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो आपका जो रेवेन्यू है ग्रोथ वो मल्टीफोल्ड हो जाएगा यहाँ से? जो कैपेसिटी हमने बढ़ाई है वो इसीलिए बढ़ाई है कि जो देश में एक रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उसको एड्रेस कर सके, और जब एड्रेस करेगी तो नेचुरली रेवेन्यू बढ़ेगा। अब ये जो मार्जिन्स हैं आज की डेट में, क्या आप उम्मीद करते हैं कि 16% से वो आगे ऊपर बढ़ सकते हैं? तक कोशिश करेंगे, लेकिन फिगर में कुछ बता नहीं सकता, बट हम लोग उसी एफर्ट में हैं। और ये जो वर्किंग कैपिटल है, क्या ये आपके लिए काफ़ी होगा जिस तरह से आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, और जो वर्किंग कैपिटल आप रेस कर रहे हैं थ्रू आईपीओ, वो काफ़ी होगा आपके ग्रोथ के लिए अगले कुछ सालों के लिए? हाँ सर, काफ़ी होगा। और जैसा कि हम डाइल्यूट कर रहे हैं क्लोज टू अबाउट 12%, तो आगे ग्रोथ का हमारा विजन काफ़ी बड़ा है, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम फर्दर डाइल्यूशन तक जाएंगे। बट फिलहाल के लिए कीपिंग 3 साल का जो ग्रोथ प्लान है उसमें ये वर्किंग कैपिटल इनफ रहेगा हमें। जेंटलमैन, धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। वो थे नीरल पटेल जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और अक्षय माथुर जो कि सीईओ हैं कंपनी के। इनका आईपीओ जो है 22 को खुल रहा है और 24 को बंद हो रहा है। 687 करोड़ का आईपीओ है, और इस कंपनी का वैल्यू लगभग 5,800 करोड़ है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए और आईपीओ सेंट्रल में आने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।